और बुलेटिन की शुरुआत हम एक ऐसी तस्वीर के साथ करते हैं क्योंकि आज नाग पंचमी है। अपने सभी दर्शकों को हम विश्व प्रसिद्ध नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन करवाते हैं। रात 12 बजे पट खोल दिए गए हैं। प्रथम पूजन पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी, मंदिर समिति के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने किए। श्री नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा के बाद अंदर गर्भगृह में श्री नाग चंद्रेश्वर की शिवलिंग की पूजन किया जाता है। ये विधि विधान है और इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की शुरुआत हो चुकी है। दोपहर करीब 12 बजे त्रिकाल पूजन आरती की जाएगी। कोरोना की वजह से श्रद्धालु इस बार भी महाकाल मंदिर के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन नहीं कर सकेंगे। हालांकि जिन भक्तों ने प्री बुकिंग कराई है वो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लाइव दर्शन महाकाल मंदिर के मोबाइल ऐप और अधिकृत वेबसाइट के जरिए भी आप कर सकते हैं। हम भी आपको नाग चंद्रेश्वर के ये दर्शन करा रहे हैं। साल में एक बार ये पट खुलते हैं और आज ही के दिन ये मंदिर ये पट खोले जाते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपको सुबह सुबह ये दर्शन नाग चंद्रेश्वर के करा रहा है। 3 खंड में ये भाग में बना हुआ है, जिसके जो आखिरी खंड है उसके अंदर जो शेष नाग है उसके ऊपर जो प्रतिमा बनी है, शेष नाग पे केवल विष्णु ही विराजित है, लेकिन महाकाल मंदिर के अंदर जो है शिव, पार्वती और पूरा परिवार विराजित है। इसलिए ये एक अद्भुत प्रतिमा है। इसलिए ये जो उत्सव होता है नाग पंचमी का, ये यहाँ होता है। वर्ष में एक बार इसको ऊपर जाने के लिए अनुमति होती है। जनाभिषेक जो हमारी परंपरागत है वो सब होगा और उसके बाद शासकीय पूजन होता है, जिसमें हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और एडीजी साहब, एसपी साहब सपत्नीक रहते हैं। राज्यसभा में महिला मार्शल के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर बीजेपी अब जिले स्तर तक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी हमलावर है। भोपाल में भी आज हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एमपी के कल मोदी सरकार के 7 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष से माफी मांगने को कहा गया था। तो राज्यसभा में जिस तरीके से हमने देखा कि एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां पर महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की हो जाती है, इस पर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और इसके बाद बीजेपी अब जिले स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। कल 7 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज मध्य प्रदेश में भी हर एक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को घेरा जाएगा, यानी कि कांग्रेस को घेरा जाएगा और विपक्ष समेत तमाम जितने भी दल हैं उन सब के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, ये रणनीति बनाई गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि लोकतंत्र के मंदिर में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से कांग्रेस ने महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की की है, किस तरीके से बीजेपी की तैयारी है? देखिए, बीजेपी की तैयारी के जिस तरह से राज्यसभा में कांग्रेस ने हंगामा किया और ये जो घटना सामने आई है, इसके बाद बीजेपी अब मध्य प्रदेश के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी और विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी की जा रही है कि सदन में किस तरह के कार्रवाई होती है और हंगामे का क्या फायदा होता है, क्योंकि बीजेपी भी लंबे समय तक विपक्ष में रह चुकी है। ऐसे में उसे जो सदन की कार्रवाई है उसके बारे में काफी अच्छे से मालूम है। जो आज जो बीते दिन हंगामा हुआ है को लेकर तैयारी की जा रही है कि कांग्रेस की कमियों को और जो विपक्ष के अन्य दल हैं उनकी कमियों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, उसी को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के हर जिले में आयोजित की जाएगी और यह बताया जाएगा कि राज्यसभा में किस तरह से इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और जिसकी वजह से हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई सही तरीके से नहीं चल पाई। आकाश, लेकिन इस पर कांग्रेस का यह कहना है कि आप चुनिंदा सीसीटीवी फुटेज क्यों निकाल कर दिखा रहे हैं? महिला मार्शल के साथ जो कुछ भी हुआ उससे पहले आप देखिए कि कांग्रेस की सांसद फूलो देवी के साथ क्या कुछ हुआ, उसके बाद ही ये पूरा माहौल पैदा होता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तस्वीरें सामने आई उसको लेकर भी यही कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां उग्र हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों ही पार्टियों की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। आज अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी हर जिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई मध्य प्रदेश की स्थगित हुई थी और कम समय के लिए विधानसभा चला, तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं।
निश्चित तौर पर, और ये बहुत शर्मनाक है अगर लोकतंत्र के मंदिर से ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। हम आए दिन पाकिस्तान के संसद की ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है कि जहां कानून, जहां जनता के लिए काम किया जाता है, वहां इस तरीके की तस्वीर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज सिंह की हाई लेवल मीटिंग में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में अब सरकार की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नामी वकील तुषार मेहता पैरवी करेंगे और सरकार का पक्ष मजबूती से रखेंगे। इसके साथ ही सरकार की तरफ से कोर्ट में अपील की जाएगी कि सुनवाई को अंतिम सुनवाई मानकर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम जनता को बताएंगे कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को धोखा दिया है। सरकार ने यह तय किया है कि आने वाली जो सुनवाई है उस सुनवाई में हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं वो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर न्यायालय अंतिम सुनवाई करे। हमारी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि जो हमारे भारत के बड़े अधिवक्ता हैं, चाहे वो रविशंकर जी हों, चाहे तुषार मेहता जी हों, ऐसे बड़े अधिवक्ताओं को भी हम पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्थन में उच्च न्यायालय में लेकर आएंगे। देश की सियासत का फोकस इन दिनों ओबीसी वर्ग पर है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने संसद में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास करा के बड़ा दांव चला और राज्यों को पिछड़ी जातियों की लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने का रास्ता साफ कर दिया, तो वहीं शिवराज सरकार भी एक्टिव मोड में है। खुद सीएम शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी कड़ी में मंत्रालय में एक हाई लेवल बैठक हुई। सीएम ने ओबीसी वर्ग के मंत्रियों, विधायकों, महाअधिवक्ता और वकीलों के बड़े पैनल के साथ मंथन किया। चुनौती एक नहीं दो है। पहली ये, कैसे ओबीसी आरक्षण का कोटा 14 से बढ़ाकर 27% करने पर हाई कोर्ट में सरकार का मजबूत पक्ष रखा जाए। तो दूसरी चुनौती ये, केंद्र में नया कानून बनने के बाद प्रदेश में किन जातियों को ओबीसी की लिस्ट में डालकर आरक्षण का फायदा दिया जाए। देखिए, कांग्रेस पिछड़े वर्ग आरक्षण के नाम पर पाखंड कर रही है। 8 मार्च 2019 को तत्कालीन सरकार के द्वारा किए गए फैसले के विरुद्ध में 10 मार्च 2019 को याचिका लगी, जिसके विरोध में कमलनाथ सरकार ने अपना वकील ने खड़ा नहीं किया। 10 मार्च से 19 मार्च तक कमलनाथ षड्यंत्र के तहत सोते रहे ताकि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिल पाए। हमारी पार्टी और सरकार इस वर्ग को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, उत्थान करने के लिए पर्याप्त चिंता कर रही है। सरकार एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी है तो कांग्रेस भी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। निशाने पर सरकार की मंशा है और आरोप विधानसभा में चर्चा से भागने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ विधानसभा में देखने को मिली जब उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करना ही स्वीकार नहीं करा। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 19 तारीख को अपना एडवोकेट जनरल वहाँ नहीं खड़ा करा। शायद ये भूल गए कि उस समय हमारे वो 22 एमएलओ को लेकर बेंगलोर में जिस तरह से गतिविधियां कर रहे थे, उस समय कौन सी सरकार किन बातों पे ध्यान देती। प्रदेश में ओबीसी आबादी के मद्देनजर इस वर्ग को अपने पाले में करना राजनीतिक दलों की मजबूरी भी है और चुनाव में जीत के लिए जरूरी भी। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल खुद को पिछड़े वर्ग का हितैषी साबित करने की हर मुमकिन जुगत में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है, किसकी रणनीति काम आएगी और किसका दांव सटीक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि संसद और विधानसभा चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष से बात करके तालमेल के बीच रास्ता निकाला जाना चाहिए था, लेकिन इस बार विधानसभा बुलाई गई 4 दिन के लिए थी। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा में प्रयास किया कि किसी भी मुद्दे पर बात ना हो। 3 दिन में ही वो अंतरिम बजट, अन्य मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहे थे। ये ऐसी सरकार है जिसकी आंख कान बंद है। संसद चलाना और विधानसभा चलाना
सरकार की जिम्मेदारी होती है विपक्ष से बात करके, तालमेल बना के, बीच का रास्ता ढूंढ के। इस दफे विधानसभा शुरू से ही उन्होंने 4 दिन की ही बुलाई। नियत स्पष्ट थी कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी किसी बात का खुलासा हो। हमने ओबीसी रिजर्वेशन की बात मैंने उठाई कि इस पर चर्चा कर लें, इस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं। बेरोजगारी पर चर्चा करने को तैयार नहीं। किसान पीड़ित हैं, किसानों का दुख दर्द पर चर्चा करने को तैयार नहीं। कोविड पर चर्चा करने के तैयार नहीं। आज जो बाढ़ आए ग्वालियर चंबल साइड में, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। कोई चीज स्वीकार नहीं। और जो हमने ध्यान आकर्षण दिए थे, कम से कम 20 ध्यान आकर्षण थे, कोई स्वीकार नहीं। तो करें क्या? हम क्या सजावट के लिए बैठे हैं? अपने ही बयानों से अपनी सरकार को घेर चुके पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के सरकारी आवास पर विधायकों की बैठक हुई, जिसमें नागेंद्र गुड़, राजेंद्र शुक्ल, केदारनाथ शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन, यशपाल सिंह सिसोदिया शामिल हुए। मंत्री पद के 5 दावेदारों की इस बैठक के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। बैठक के बाद यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मंत्री बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। प्रदेश में मंत्री की 4 जगह खाली है। सभी विधायक मंत्री बनने के लिए पात्र हैं। मंत्री पद की रेस में पिछड़ने वाले बीजेपी नेताओं की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी में अंतर्कलह जोरों पर है, जिससे जनता के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दत्तक पुत्र कुर्सी पर बैठे हैं, बीजेपी के अपने पुत्र पटिया पर। पूरी बैठक में ये कहीं नहीं दर्शाया गया या कहीं बात नहीं आई कि हम कहीं किसी बात से नाराज हैं। देखिए, चाय पे चर्चा एक सामान्य चर्चा थी और इस सामान्य चर्चा में जो हमारी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात को किसी भी नज़रिए से मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसको कोई राजनीतिक रंग दिया जाना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और इस विशेषाधिकार के अंतर्गत अगर 4 स्थान बच रहे हैं तो 4 जो पात्र होंगे, जो योग्य होंगे, जिनको संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से जिनको चाहेंगे, वो मंत्री बनेगा। घर का जो है, घर के बच्चे जो ओरिजिनल हैं वो बाहर बैठे हैं पटिए पे, और जो गोद लिए बच्चे हैं वो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, पूरा किचन लूटे डाल रहे हैं। फोर्स कमेटी बनी बाढ़ के लिए सहायता करने के लिए, उसमें भी 6 सिंधिया जी के, 6 बीजेपी के। तो ये कोटा फिक्स हो गया अब सिंधिया जी का। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में रोज होना है, और किस दिन ज्वालामुखी जो है सतह पे आके ढड़ाम हो जाए इसका कोई पक्का नहीं है। तो एमपी में नए केंद्रीय मंत्रियों का परिचय कराने के लिए बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों में निकलने वाली आशीर्वाद यात्रा में नए केंद्रीय मंत्री धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही बीजेपी नेता शहीदों के घर भी जाएंगे। आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश के 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, जिसमें मालवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाकौशल में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और एसपीएस बघेल के नेतृत्व में ग्वालियर चंबल में यात्रा निकाली जाएगी। सीएम शिवराज सिंह भी केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ खरगोन की यात्रा में शामिल होंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के साथ यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि संसद में नए केंद्रीय मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया था, इसीलिए बीजेपी अपने नए केंद्रीय मंत्रियों का परिचय और आशीर्वाद के लिए यात्रा निकाल रही है। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि मुस्लिम धर्म गुरुओं से आशीर्वाद न लेकर फिर से बीजेपी समाज को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अब माननीय मंत्रियों की यात्राएं अपने अपने राज्यों में होंगी। तो उसी के नाते मध्य प्रदेश के हमारे 2 नए मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके साथ ही मध्य प्रदेश के समीप ही आगरा के हमारे जो मंत्री हैं एसपी बघेल साहब, जो राज्य मंत्री, उन तीनों की आशीर्वाद यात्रा की जनता के बीच में जाए, आशीर्वाद लेंगे। तो ऐसी 3 यात्राएं मध्य प्रदेश में 16 तारीख से आरंभ हो रही है। समाज को फिर आप धर्म के नाम पर बांट रहे हो। आप कहते हो कि हम सद्भावना यात्रा कर रहे हैं, आप कहते हो कि हम आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, परंतु किन्हीं धर्म वालों के यहाँ जाते हो, कुछ धर्म वालों को छोड़ देते हो। मुस्लिम धर्म के जो हमारे गुरु हैं उनके यहाँ तो जाने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। ये एक तरह से फिर से एक समाज में दुराभाव पैदा करने का प्रयास है।
इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। एमपी सरकार ने गांव-गांव तक उच्च शिक्षा पहुंचाने का प्लान बनाया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी और निजी कॉलेज एक-एक गांव गोद लेंगे। इस तरह प्रदेश के करीब 1500 गांव गोद लिए जाएंगे, जहां उच्च शिक्षा से कोई वंचित नहीं रह पाएगा। इस काम के लिए सर्वे भी करा लिया गया है। गांव को गोद लेने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के 134 सरकारी कॉलेजों में एमपी भोज मुक्त विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर खोले जाएंगे, जहां से नियमित नहीं पढ़े पाने में सक्षम विद्यार्थी पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि जो डिप्लोमा कोर्स शुरू किए हैं वो सभी व्यावसायिक हैं। भी शासकीय, निजी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सबको एक गांव गोद लेना जरूरी है। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य एक तो वहाँ के ग्रामीण जनजीवन से शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को परिचित कराना है कि ग्रामीण जनजीवन कैसा होता, गांव कैसे होती, उनकी कठिनाइयाँ क्या है, शासन की कौन कौन सी योजनाओं का संचालन हो रहा है। वहाँ हमारा उद्देश्य गाँव को अध्ययन करना और गाँव के परिवेश से विद्यार्थियों को परिचित कराना है। तो एक वर्ष में हम अभी अपने आप प्रत्येक 3-3 माह में इसका परीक्षण करते जाएंगे। ये जो हमारी उच्च शिक्षा है वो अधिकतम जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी हम लागू करने जा रहे हैं। अर्थात विभिन्न महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा, 285 सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आमतौर पर डिग्री करते करते डिप्लोमा नहीं किया जा सकता पहले, लेकिन अब ये डिप्लोमा भी कोर्स हम देने की छूट दे रहे हैं। इंदौर के एक निजी अस्पताल पर मरीज के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीज के पिता का आरोप है कि सीएचएल अस्पताल ने बिना बताए उसके बेटे की सुरक्षित रखी गई सिर की हड्डी को नष्ट कर दिया। दरअसल जून 2019 में उज्जैन के रहने वाले कीर्ति सिंह का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। ऐसे में उनके सिर की हड्डी निकाली गई थी। सीएचएल अस्पताल ने आश्वासन दिया था कि सिर की हड्डी को सुरक्षित रखा गया है और इलाज के दौरान जरूरत पड़ने पर उन्हें लौटा दिया जाएगा। कीर्ति सिंह का 2 साल तक उज्जैन में इलाज चलता रहा। जब ट्यूमर पूरी तरह ठीक हो गया तो न्यूरोसर्जन ने सिर की हड्डी लगाने की बात कही। कीर्ति सिंह के पिता का आरोप है कि जब सीएचएल अस्पताल से हड्डी मांगी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हड्डी को नष्ट करने से पहले उनसे कोई सहमति नहीं ली गई थी। कीर्ति सिंह के पिता ने मामले की शिकायत इंदौर के MIG थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं जी पॉजिटिव खबर। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव को लिए प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच देवास ऐसा पहला शहर बन गया है जहां वैक्सीनेशन का पहला डोज 100% लग चुका है। इस मौके पर देवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लाइव जुड़े, सभी को बधाई दी। सीएमएचओ डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि जिले में 2,21,328 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। इस लक्ष्य के साथ ही प्रदेश में देवास ऐसा पहला जिला बन गया है जहां सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। अगर कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो जिले में अब तक 7,44,096 डोज लग चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं तमाम जिलों में वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है। सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके बाद हर एक जिले में इस तरीके का अभियान दिखाई दे रहा है। देवास ऐसा पहला शहर है प्रदेश का जहां पर 100% वैक्सीनेशन पहली डोज का हो चुका है और इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हैं। प्रदेशवासियों को बधाई दी है, साथ ही साथ जनता को बधाई दी है इस जिले की, और यहाँ के प्रशासनिक अमले को भी बधाई दी है कि बहुत ही अच्छी तरह से इस अभियान में पहली डोज सभी को लगा दी गई है।